everyone, welcome to my channel Medicina 101. So, today we are going to start biotechnology principles and processes. Biotechnology deals with techniques of using live organisms or enzymes from organisms to produce products and processes useful to humans. इसमें हम क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर हमें मॉलिक्यूलर लेवल पर या जेनेटिक लेवल पर कोई भी चेंज लाना है तो वो सब कुछ इंक्लूड होगा अंडर बायोटेक्नोलॉजी. ठीक है. उसके बाद जैसे इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, किसी भी जीन को बनाना, किसी जीन को हम बना भी सकते हैं, सिंथेसाइजिंग अ जीन, डेवलपिंग अ वैक्सीन, करेक्टिंग अ डिफेक्टिव जीन. ये सब प्रोसेसेस हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी के अंडर इंक्लूड होती है. This term was coined by a Hungarian engineer named Karl Erkey, Karl Erkey, Karl Erkey, right? अब यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी EFB के अकॉर्डिंग बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन है द इंटीग्रेशन ऑफ natural science and organisms, cells, parts thereof and molecular analogues for products and services. इसके अंदर हम क्या करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं, अगर किसी भी होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर हमें उसके सेल्स में, उसके सेल के किसी पार्ट में, उसके सेल में जो DNA या RNA यहाँ पे मॉलिक्यूलर एनालॉग्स, ठीक है, वो उनमें अगर हमें कोई भी चेंज लाना है अपने फ़ायदे के लिए, अपने प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, ठीक है, कोई भी चेंज लाना है तो उसे हम सब प्रोसेसेस को कहाँ इंक्लूड करेंगे, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर. ठीक है. मैं उसकी डेफिनेशन दोबारा बोल देती हूँ. द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिजम्स, सेल्स, पार्ट्स देयरऑफ एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग्स फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. ठीक है. अब उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी के हमारे पास में दो प्रिंसिपल्स होते हैं, दैट आर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड केमिकल इंजीनियरिंग. जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंडर जो मेन प्रोसेस है वो इंक्लूड होता है, जैसे कि रिकॉम्बिनेंट DNA बनाना और उसको होस्ट सेल में डालना, फिर उसके अंदर से प्रोडक्ट निकालना. ये सब जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर इंक्लूड होता है. और केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर क्या इंक्लूड होता है, जब हम ये काम कर रहे हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग वाला, उसके आसपास स्टरलाइज्ड कंडीशन डेवलप करना, या मतलब उस एरिया का बिल्कुल साफ़ कर देना, माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री कर देना उस एरिया को, कि हमारा डिज़ायरेबल जीन ही जो है वो रेप्लिकेट करे, कोई और माइक्रोब वहाँ पर रेप्लिकेट ना करे. उसके लिए हम क्या करते हैं, केमिकल इंजीनियरिंग, राइट. केमिकल इंजीनियरिंग को हम बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग भी कहते हैं. इसकी डेफिनेशन में पढ़ लेती हूँ. मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल माइक्रोबियल कंटेमिनेशन फ्री एम्बियंस इन केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेसेस टू एनेबल ग्रोथ ऑफ only the desirable microbe or eukaryotic cell in large quantities for the manufacture of biotechnological products like antibiotics, vaccines, enzymes, etc. यही कहा इन्होंने कि हमें अगर किसी अपने डिज़ायरेबल जीन को ग्रो करवाना है और वहाँ हम नहीं चाहते कि कोई और माइक्रोब जो है वो फेवरेबल कंडीशंस लेकर ग्रो कर जाए और हमारा जो जीन है वो ग्रो ना करे, तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, केमिकल इंजीनियरिंग या फिर बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग. ठीक है. मतलब इसमें हम करते क्या है, मोटा मोटा ऊपर से, सबसे पहले तो हम जो हमारा डिज़ायरेबल जीन है, जीन ऑफ इंटरेस्ट, उसकी आइसोलेशन करेंगे, हम उसे खोज निकालेंगे. ठीक है. फिर उसको हम उस ऑर्गेनिज्म से जिसके अंदर वो है वहाँ से हम उसको सेपरेट करेंगे, ऑब्वियसली उसको निकालेंगे उस जीन को वहाँ से होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर डालने के लिए. ठीक है. जब हमने सेपरेशन कर ली, अब हम उस जीन की जो हमारा एलियन DNA है उसकी हम क्या करेंगे, एम्प्लीफिकेशन यानी कि उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, उसको ग्रो करवाएंगे बहुत ज़्यादा मात्रा में. ठीक है. और वो उसके बाद हम डालेंगे होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर. देन जो प्रोडक्ट आएगा, जो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट आएगा वो हम उसमें से ले लेंगे. ठीक है. क्या क्या प्रोसेस होगी, आइसोलेशन, सेपरेशन, एम्प्लीफिकेशन, फिर होस्ट सेल में डालना और उसके बाद डिज़ायर्ड प्रोडक्ट ले लेना. ठीक है. अब अगर किसी एलियन DNA को मैं किसी होस्ट सेल के अंदर डालूं, एलियन DNA मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि उस होस्ट सेल के लिए तो मेरा डाला हुआ DNA एलियन ही होगा ना, उसके अंदर तो पहले वो नहीं था, तो उसके लिए तो वो एलियन हो गया. ठीक है. तो एलियन DNA को अगर मैं किसी होस्ट सेल के अंदर डालूं तो वहाँ जाकर वो ऐसे ही रेप्लिकेट करना नहीं शुरू कर देगा.
या फिर एक्सप्रेस करना अपने जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा जब तक मैं अपने एलियन डीएनए को, जीन ऑफ इंटरेस्ट यानी कि एलियन डीएनए, उसे जब तक मैं होस्ट सेल के डीएनए के साथ अटैच ना कर दूँ, उसकी ओरी यानी कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वाली साइट के साथ उस अपने वाले डीएनए को अटैच ना कर दूँ, तब तक वो ऑब्वियसली रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा, है ना। तो इसलिए हमें बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम ओरी के साथ या फिर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के साथ अपना जो डिज़ायरेबल जीन है, जीन ऑफ इंटरेस्ट यानी कि एलियन डीएनए जो है, वो उस होस्ट सेल में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के साथ अटैच करें। ठीक है, अब जब हमने उसको ओरी के साथ अटैच कर लिया तो हमारे पास उसकी रेप्लिकेशन होगी ऑब्वियसली। तो उस रेप्लिकेशन को, वो मल्टीपल कॉपीज़ बनने को हम क्या कहते हैं? क्लोनिंग होना। क्लोनिंग यानी कि क्लोन्स बनना, एक जैसे कॉपीज़ बनना। ठीक है, अब सबसे पहले हमारे पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना था 1972 में, जो कि स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बॉयर का एक्सपेरिमेंट था। किसका? स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर। उनका एक्सपेरिमेंट था साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, जो कि टाइफाइड का पैथोजन होता है, मतलब बैक्टीरिया जो टाइफाइड कॉज करता है। ठीक है, उससे हमने क्या किया? हमने तो पहले उसके अंदर से क्या किया, अपना जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लीज है, पता ही है सबको, मॉलिक्यूलर सीजर्स जो है, उसकी मदद से हमने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन निकाला उसके अंदर से, और उसको, वो जीन हमारा कौन सा हो गया? एलियन डीएनए हो गया, जीन ऑफ इंटरेस्ट हो गया। अब उसको हमने एक प्लाज्मिड वेक्टर में डाला। वेक्टर यानी कि जो हमारा कैरी करके लेकर जाएगा, जीन टैक्सी। ठीक है, वेक्टर का अनदर नेम। तो वेक्टर जो है उसके अंदर हमने उस जीन को डाला, डीएनए लाइगेज की हेल्प से उसको वहाँ से जोड़ा, और उसको हमने ट्रांसफ़र कर दिया ई कोलाई के अंदर। ई कोलाई कौन है? बताइए सबको कौन है? ठीक है, उसके अंदर हमने मतलब ई कोलाई का जो होस्ट सेल था, उसके अंदर हमने डाला अपना जो प्लाज्मिड वेक्टर जो है उसको डाल दिया। ठीक है, अब वहाँ जाके वो रेप्लिकेट करेगा, क्योंकि प्लाज्मिड तो इंडिपेंडेंट होते हैं। जो मेन वो होता है जीनोम, है ना, वो तो अपनी मर्ज़ी से इन द सेंस वो भी रेप्लिकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ई कोलाई के अंदर जो था उसने रेप्लिकेट किया और एक्सप्रेस किया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। ठीक है, तो मेन प्रोसेसेस हमने इसमें क्या की? पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया, उसके बाद उसकी क्लोनिंग की, उसको रेप्लिकेट मतलब उसको मल्टीप्लाई करवाया, एंड देन उसको क्या किया? होस्ट सेल के अंदर डाल दिया। और होस्ट सेल के अंदर तो वो रेप्लिकेट करेगा ही, जब रेप्लिकेट करेगा तो बाकी सेल्स के अंदर भी आता जाएगा और वगैरह वगैरह सब, मतलब एक्सप्रेस होता जाएगा वो सब जीन। ठीक है, अब टूल्स फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब हमारे पास क्या क्या यूज़ होता है? पहले तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, जैसे मैंने बताया कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है उसने उस जीन को सेपरेट करने में हेल्प किया, उस जीन को काटने में हेल्प किया, है ना। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स यूज़ होंगे। देन पॉलीमरेज एंजाइम्स यूज़ होंगे उसको मल्टीप्लाई करने के लिए। क्लोनिंग करने के लिए यूज़ कौन होगा? पॉलीमरेज एंजाइम्स। ठीक है, उसके बाद लाइगेजेस यूज़ होंगे उसको प्लाज्मिड डीएनए के साथ जोड़ने के लिए, वेक्टर के साथ जोड़ने के लिए, या फिर जो होस्ट सेल का जीनोम है उसके साथ जोड़ने के लिए, है ना। उसके बाद हमारे पास वेक्टर्स जो मैंने बता दिया यूज़ होंगे, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको और होस्ट सेल के अंदर डालने के लिए एज अ जीन टैक्सी हमारे पास वेक्टर्स यूज़ होते हैं। और वेक्टर्स जो हैं वो हमारे पास में प्लाज्मिड्स होते हैं ज़्यादातर। ठीक है, एंड द होस्ट ऑर्गेनिजम्स। ठीक, अब हमारे पास में फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो था वो HindD2 डिस्कवर हुआ था। ठीक है, HindD2, इसको हम ऐसे ही रीड करते हैं। अब जैसे इसका नॉमेनक्लेचर भी मैं बता देती हूँ। जैसे EcoR1 है तो उसमें E जो है दैट इज़ जीनस, को इज़ स्पीशीज़, और R जो है उसका स्ट्रेन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो 1 है, 1 मतलब उसका नंबर जब वो हमारे पास डिस्कवर हुआ या आइसोलेट हुआ। ठीक है, उसके बाद जो हमारा HindD2 है उसके अंदर 6 बेस पेयर्स होते हैं। ठीक, 6 बेस पेयर्स होते हैं हमारे पास में HindD2 के अंदर। ओके, अब हमारे पास आज तक 900 एंजाइम्स जो हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो हैं वो आइसोलेट हो पाए हैं और उनके 230 स्ट्रेन्स हैं। ठीक है, बैक्टीरिया स्ट्रेन्स पता ही है ना, R स्ट्रेन, S स्ट्रेन। ठीक है, बैक्टीरिया का स्ट्रेन होता है जो 230 स्ट्रेन्स हैं।
230 स्ट्रेन्स में से हमारे पास 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो हैं वो डिस्कवर हो पाए हैं। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स बिलोंग टू अ लार्जर क्लास ऑफ एंजाइम्स कॉल्ड न्यूक्लिएजेस। अब ऑब्वियसली न्यूक्लिक एसिड्स को तोड़ रहा है तो न्यूक्लिएज ही कहलाएगा, है ना, मतलब जिसको तोड़ते हैं वही तो कहलाते हैं, मतलब एज लगा दो आगे। ठीक है, तो फिर क्या है हमारे पास, जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एंडोन्यूक्लिएजेस और एक्सोन्यूक्लिएजेस। एक्सोन्यूक्लिएज वो होता है जो हमारे जो डीएनए है उसके एंड पर ही काट सकता है, एंड पर ही टर्मिनल्स पर भी हम उसमें कट लगा सकते हैं। पर जो एंडोन्यूक्लिएज है उसमें हम स्पेसिफिक साइट पर कट लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हो गया, तो वो जहाँ पर उसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस होगा, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होगा, वहाँ पर वो अपना जो है कट लगाएगा। ठीक है, पर जो एक्सोन्यूक्लियस होते हैं वो सिर्फ लास्ट में ही लगा सकते हैं, या फिर 3 प्राइम एंड या तो 5 प्राइम एंड ऑफ डीएनए। राइट, उसके बाद जो मैंने बोला अभी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है, जो आगे से जैसे मलयालम ले लो, जैसे एनसीईआरटी में है, तो मलयालम एम से स्टार्ट होता है और यहाँ से भी उसके स्पेलिंग राइट जाते हुए सेम होते हैं और राइट से लेफ्ट आते हुए भी वो सेम ही रहते हैं। ठीक है, ऐसे होते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। ठीक, उसके बाद जो हमारा इको R1 का वो है, क्या कहते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, वो है GAATTC और नीचे वाली साइड CTTAAG। ठीक है, क्या बोला मैंने, GAATTC। ओके, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो हैं हमारे पास में मोस्टली हमें प्रोकैरियोट से मिलते हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ प्रोकैरियोट से ही मिले, ये हमें कुछ यूकैरियोट्स और इनफैक्ट ह्यूमन में भी पाए गए हैं 1-2। ये मैंने क्वेश्चन क्योंकि गलत किया था तो अब मुझे उसके एक्सप्लेनेशन में ये सब मिला। तो यहाँ मैं कह रही हूँ कि सिर्फ प्रोकैरियोट्स में, जैसे एनसीईआरटी में इस चैप्टर में लिखी हुई है लाइन कि सिर्फ प्रोकैरियोट्स में मिलते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। एक क्वेश्चन मेरा इसकी वजह से गलत हो गया। वायरस में भी पाए जाते हैं। ठीक है, किसी वायरस में भी होता है, कुछ वायरसेस में भी होते हैं और कुछ तो हमारे अंदर भी पाए गए हैं। तो मतलब मोस्टली प्रोकैरियोट्स के अंदर होते हैं ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। ठीक है, और प्रोकैरियोट्स के अंदर क्यों होते हैं, क्योंकि ये उनका नेचुरल डिफेंस मैकेनिज़्म मेंटेन करके रखते हैं अगेंस्ट किसी भी, कोई भी बैक्टीरियोफेज होता है, मतलब जो बैक्टीरिया को मारने वाला वायरस, उसके अगेंस्ट ये जो है अपना डिफेंस मैकेनिज़्म मेंटेन करने के लिए इन्होंने भी रखे होते हैं ये। ठीक है, अब जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है वो कट्स लगाता है डीएनए में, वो 2 टाइप के होते हैं, स्टिकी एंड्स और ब्लंट एंड्स। ये दोनों आपको पता है कि क्या होते हैं। स्टिकी एंड्स को हमारे पास में कोहेसिव एंड्स या फिर स्टैगर्ड एंड्स भी कहते हैं। ठीक है, और जो हम जिस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से हम जो अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको सेपरेट करेंगे, जिस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को हम उस काटने के लिए यूज़ करेंगे अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए, तो हमें उस प्लाज्मिड को भी उसी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटना पड़ेगा, तभी तो उनके अंदर वही सेम साइट्स बनेंगी, क्योंकि हर एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस अलग है। ठीक है, तो हमें उस प्लाज्मिड को भी उसी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटना पड़ेगा, जिससे हमने अपना जो जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है जिसकी वजह से हमने निकाला। ठीक है, हाँ मैं इसकी लाइन बता देती हूँ। Unless one cuts the vector and the source DNA with the same restriction enzymes, the recombinant DNA molecule cannot be created. ऑब्वियसली नहीं क्रिएट हो पाएगा, क्योंकि उनके पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस तो अलग अलग होंगे, तो अगर अलग अलग से काट ले तो जुड़ेंगे कैसे? वो तो कटे ही अलग अलग हैं, है ना? समझ आ रहा होगा शायद से। ठीक है, वैसे पहले से पढ़ रखा है, मैं पढ़ा तो नहीं हूँ, मैं तो पॉडकास्ट बना रही हूँ। ओके, और हाँ, बिना मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए सुनने वाले लोगों, तुम्हारा मुंह काला। सीरियसली, हद। अच्छा ठीक है, उसके बाद मैं कह रही थी कि सबसे पहले तो हमने उसको आइसोलेट कर लिया रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से। अब हम क्या करेंगे, उसकी सेपरेशन करेंगे। ठीक है,
मतलब डीएनए फ्रेगमेंट्स की आइसोलेशन करेंगे अब हम, ठीक। अब हम इसमें क्या यूज़ करेंगे, अपना फेवरेट जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसमें हम क्या करते हैं, कुछ वेल्स होते हैं एक साइड पे और इसको हम कर लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर लेते हैं, एनोड और कैथोड टर्मिनल होता है। अब जो हमारा डीएनए, हमारा जो, हाँ ऑब्वियसली हमारा डीएनए जो है वो नेगेटिवली चार्ज्ड होता है, हम सबको ये पता है। तो ऑब्वियसली वो कैथोड से एनोड की ओर जाएगा, राइट, जाएगा ना। एनोड से कैथोड आए तो वो कैटायन होता है, हाँ ठीक है, जाएगा, ठीक है। इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, वेल्स क्रिएट करते हैं, उसके अंदर अपने जो डीएनए के मतलब डीएनए जो है उसको हम डाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद मतलब उसको काट कर डालते हैं डिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की मदद से, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, एग्रोस जेल होती है वहाँ पे, वो पोरस होती है, ठीक है, और वो हमें मिलती है सीवीड्स से, ठीक है। तो एग्रोस जेल जो होती है उसमें हम उनको डाल देते हैं और धीरे धीरे करके जब उसको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है तो हमारा जो डीएनए है, क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो वो वो एनायन की तरह बिहेव करेगा, तो वो जाएगा एनोड की तरफ, राइट। तो अब वो उसके जो फ्रेगमेंट्स कटे हुए हैं, जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स होंगे, जो स्मॉल फ्रेगमेंट्स होंगे वो जल्दी मूव करेंगे और जो लार्जर फ्रेगमेंट्स होंगे वो पीछे रह जाएंगे। जैसे मोटा आदमी होता है उससे जल्दी भागा नहीं जाता। अब कोई मतलब ऑफेंड मत होना, ठीक है, ठीक, ओके फाइन, ठीक है। तो अब क्या होता है, जैसे हमने इसको ऐसे ऐसे करके हमने इसे सेपरेट कर लिया, आगे जो आगे वो थे स्मॉलेस्ट और जो पीछे रह गए वो थे लार्जेस्ट। अब हम इनकी करेंगे इल्यूशन क्या होता है, जब हम, अब ये ध्यान से सुनना, जब हम एग्रोस जेल में कट्स, जैसे अब हमारे पास तो डीएनए अलग हो गए, वो हमें दिख भी रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम उसको ऑब्वियसली स्टेन करके डालते हैं। तो जब वो हमारे पास अलग हो गए तो अब हमने क्या किया, वो जो एग्रोस जेल थी उसमें कट्स लगाए, मतलब उस डीएनए को बाहर निकालने के लिए उसमें कट्स लगाए एग्रोस जेल में, फिर उसे बाहर निकाला और इथीडियम ब्रोमाइड के अंदर उसकी स्टेनिंग करवाई। उसके बाद एक्सपोजर टू यूवी रेज के बाद हमें उनकी विजुअलाइजेशन होने लगी। क्या क्या बोला मैंने, इथीडियम ब्रोमाइड पहले और उसके बाद एक्सपोजर टू यूवी रेडिएशन। और इल्यूशन क्या होता है, जब हम उसको एग्रोस जेल के अंदर से उसके पीस करके निकालते हैं, जेल पीसेस निकालते हैं। इसकी मैं डेफिनेशन भी पढ़ लेती हूँ। द सेपरेटेड बैंड्स ऑफ डीएनए आर कट आउट फ्रॉम द एग्रोस जेल एंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द जेल पीस। दिस स्टेप इज नोन एज इल्यूशन, ठीक है। अब आते हैं हमारे पास में क्लोनिंग वेक्टर्स। अब हम क्या करते हैं, जैसे हमने क्या किया, कोई प्लाज्मिड लिया, प्लाज्मिड को हम एज अ वेक्टर यूज़ करते हैं। और किसी बैक्टीरियोफेज को भी हम, अगर किसी बैक्टीरियम में हमने वो लाना है, चेंज लाना है, तो बैक्टीरियोफेज को एज अ वेक्टर यूज़ कर सकते हैं, पर उसको डिसआर्म करके, जैसे हमने एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस में किया था, ठीक है। तो वैसे ही हम किसी पैथोजन को भी अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर सकते हैं, पर उसे डिसआर्म तो करना पड़ेगा, वरना वो उसके अंदर बीमारी कॉज कर देगा, तो प्रोडक्ट लाने का भी क्या ही फन, ठीक है। तो प्लाज्मिड्स और बैक्टीरियोफेजेस को हम यूज़ कर सकते हैं एज क्लोनिंग वेक्टर्स, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, ये उस जो हमारा मेन जीनोम होता है बैक्टीरिया का, ठीक है, उसके ऊपर ये डिपेंडेंट नहीं होते अपने रेप्लिकेशन के लिए। ऑब्वियसली जब हमारा एक सेल जो है उसके अंदर अपना प्लाज्मिड प्रेजेंट है ना, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेगमेंट तभी बोलते हैं इसको हम, वो उस पर डिपेंडेंट नहीं होता रेप्लिकेशन के लिए, वो रेप्लिकेट कर सकता है खुद। और बैक्टीरियोफेजेस का तो हमें पता ही है कि वो खुद अपनी कॉपीज़ बनाते हैं उसके अंदर जाके, ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर जाके। तो अब हमारे पास में क्या क्या आ जाते हैं, क्या कहते हैं, क्लोनिंग वेक्टर्स में हमारे क्या क्या फीचर्स होने चाहिए क्लोनिंग वेक्टर के। पहले तो उसके अंदर ओरी होना चाहिए, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, तभी तो रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी, ठीक है। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए उसके अंदर, ये सबको पता है। उसके बाद सिलेक्टेबल मार्कर्स, ये बहुत इम्पॉर्टेंट भी है और समझ भी नहीं आता। इसमें है कि ये हमारे पास यूज़ होते हैं ट्रांसफॉर्मेंट्स और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को अलग अलग करने के लिए। जैसे, अब मेरी बात ध्यान सुना, जैसे कोई हमारे पास में प्लाज्मिड है, उसके पास एम्प्लीसिन रेजिस्टेंट एक जीन प्रेजेंट है, ठीक है। उसके अंदर अगर हम कोई अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दें, ठीक है,
मतलब अगर जीन ऑफ इंटरेस्ट ना भी डालना हो, अगर कुछ भी, अगर हम कोई भी जीन उसके अंदर डाल दें पर जो उसके अंदर आकर कोई बीमारी ना कॉज करते, ठीक है, तो जहाँ पर हमारा एम्प्लिसिन रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट होगा उस प्लाज्मिड के अंदर, उस बैक्टीरिया के प्लाज्मिड के अंदर, है ना, तो उस प्लाज्मिड के अंदर जहाँ पे वो प्रेजेंट होगा, जहाँ पे उसका लोकेशन होगा, वहाँ पर अगर हम उस जीन के, जो जैसे हमारे पास एम्प्लिसिन रेजिस्टेंट जीन थोड़ा सा 5 सेंटीमीटर का है, मतलब लार्ज स्केल पे अगर बोल लो अगर वो 5 सेंटीमीटर का है, ठीक है, तो हमने अपना जीन डाला उसके अंदर और वो इंसर्ट किया 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर इनके बीच में, ठीक है, तो हमारा जो 5 सेंटीमीटर वाला जीन था वो तो टूट गया ना बीच में से, क्योंकि हमने उसके अंदर दूसरा डाल दिया जो हमें डालना था, राइट। तो एम्प्लिसिन रेजिस्टेंट तो उसकी वहीं ख़त्म हो गई, क्योंकि उसका जीन ही टूट गया, वो वाला बीच में से वो ख़राब हो गया, बीच में से हमने कुछ और डाल दिया उसके अंदर, है ना, तो अब वो एम्प्लिसिन रेजिस्टेंट जीन की तरह काम नहीं करेगा। तो वहाँ से हमें पता चलेगा, वहाँ पे जब हमारे पास वो सारे कल्चर्स तैयार हो जाएंगे, तो जब हम अपना एम्प्लिसिन वहाँ डालेंगे उस मीडियम में, तो जो मर गया वो ट्रांसफॉर्मेंट है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर तो हमने डाल दिया, वो ट्रांसफॉर्मेंट बन गया, इसीलिए वो मर गया, क्योंकि उसकी एम्प्लिसिन रेजिस्टेंस खत्म हो गई, राइट। तो इन्हें हम कहते हैं सिलेक्टेबल मार्कर्स, ठीक। अब हमारे पास नॉर्मली जो जीन एनकोडिंग रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स सच एज एम्प्लिसिन, क्लोरमफेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन और कैनामाइसिन जो हैं ऐसे यूज़ होते हैं, और इन्हें हम कहते हैं सिलेक्टेबल मार्कर्स फॉर ई कोलाई, ठीक है। और ट्रांसफॉर्मेशन मैंने बता दिया था, जब वो वाला जो होस्ट बैक्टीरियम है वो हमारा वाला डीएनए उठाएगा, ठीक है, उसको हम बोलेंगे कि वो अब ट्रांसफॉर्म हो चुका है, ठीक। अब उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास में क्लोनिंग साइट्स। अब आती है हमारे पास क्या आई थी, क्लोनिंग साइट आई थी, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जैसे अगर हमारे पास कोई प्लाज्मिड है, ठीक है, अब उसके पास हमारे पास में एक ही साइट होनी चाहिए जहाँ पर उसका रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट कर सके, मतलब एक ही जगह पर उसका जो फेवरेबल पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है वो प्रेजेंट होना चाहिए, क्योंकि अगर अलग अलग जगह पे प्रेजेंट होगा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस और वो वहाँ जाकर कट्स मार देगा, तो अब हम कहाँ जाकर उसको जोड़ेंगे। अब जो नया वाला जीन है उस प्लाज्मिड में जो हमने डालना है वो तो एक ही जगह जाकर जुड़ेगा, ठीक है, तो अब वो पूरा रेप्लिकेट कैसे करेगा जब वो डीएनए ही डिस्ट्रॉय हो गया, समझ आ रही है, मतलब एक ही रिकॉग्निशन साइट होनी चाहिए प्रेफरेबली, कि जो हमारा नया वाला डीएनए है वो उस जगह जाकर अटैच हो और वहाँ से डीएनए लाइगेज से वो जुड़ जाए वहाँ पर उस प्लाज्मिड के साथ, और हमारी जो प्रोसेस है वो खुशी खुशी ख़त्म हो जाए, ठीक है। अब आता है हमारे पास में PBR 322 का स्ट्रक्चर, ठीक है। सबसे पहले तो हमारे पास ओरी प्रेजेंट है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, देन एम्प्लिसिन रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट है जिसके ऊपर कौन कौन काम कर सकता है, PST1 और PVU1, ठीक है, ये सारे जो हैं साइड में रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं, ठीक है, सारे के सारे 1111 हैं और सिर्फ हिंदी 3 है, ठीक। ओरी है, देन उसके बाद एम्प्लिसिन रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट है, उसके अंदर काम कौन कौन कर सकता है, PST1 और PVU1। देन आता है हमारे पास में नॉर्मल सा रीजन, उधर काम कर सकते हैं EcoR1, CLA1 और हिंदी 3, ठीक है। देन उसके बाद आता है उसके बाद आता है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन आता है जिसके ऊपर काम कर सकते हैं BAMH1 और SAL1, ठीक है। उसके बाद खाली हो जाता है वो, उसके बाद आता है रोप, उसके ऊपर कौन काम कर सकता है, PVU2, ये 2 वाला था और हिंदी 3 वाला था, बाकी के सारे 1 वाले हैं, ठीक है। PVU2 कहाँ काम करता है, रोप के ऊपर, ओके। रोप किसके लिए कोड करता है वो हमारे पास एक इस डायग्राम के उसमें डिस्क्रिप्शन में लिख रखा है, रोप कोड्स फॉर द प्रोटीन्स इन्वॉल्व्ड इन द रेप्लिकेशन ऑफ द प्लाज्मिड, ठीक है। और ये हमें ये भी बताता है कि
कितनी जो है कॉपीज़ बनेंगी, ठीक है, उस प्लाज्मिड की कितनी कॉपीज़ बन सकती हैं, वो भी रोप ही कोड करता है उनके लिए, ठीक है। अब आता है हमारे पास में LAX-Z जीन का किस्सा। इसमें क्या होता है, इसका जो प्लाज्मिड है उसमें क्या था, एक तरफ तो एम्प्लिसिन रेजिस्टेंट जीन था, दूसरी तरफ था LAX-Z, ठीक है। तो नॉर्मल कंडीशंस में LAX-Z की वजह से जो उनका मीडियम, जो उनका सॉल्यूशन बनता था उसमें ब्लू कलर आता था, ठीक है, उसमें क्या आता था, ब्लू कलर आता था, ठीक। तो अगर हमने उसमें LAX-Z वाली जगह पर हमने अपना एलियन DNA डाल दिया, तो वहाँ पे क्या आने लगा, वहाँ पे LAX-Z DNA जो था, LAX-Z वाला जो प्लेस था वो ख़राब हो गया, उसका जीन तो ख़राब हो गया, बीच में एलियन DNA आ गया, तो वो अब ब्लू कलर प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, है ना। तो फिर जब ब्लू कलर प्रोड्यूस नहीं हुआ तो हमें पता चल गया कि वो रिकॉम्बिनेंट बन चुका है, ठीक। इसे हम कहते हैं, यही एक एग्जांपल है सिलेक्टेबल मार्कर, ओके। और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। हमने कुछ उसके अंदर इंसर्ट किया और इनएक्टिव हो गया सब कुछ, ठीक है। अब आते हैं हम किस पे, वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास 2 एग्जांपल्स हैं, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, ठीक है, और हमारे पास है रेट्रोवायरसेस, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन क्या है, एक पैथोजन है जो डिजीज़ कॉज करता है डाइकॉट प्लांट्स में। ये उनके अंदर एक tDNA इंसर्ट कर देता है, ठीक है, जो कि उनके अंदर ट्यूमर को इंड्यूस करवा सकते हैं और ट्यूमर कॉजिंग बैक्टीरिया ये होता है, ठीक है। अब ऐसा ही हमारे केस में, इंसानों के केस में कौन करता है, रेट्रोवायरसेस, वो भी कैंसरियस सेल्स बना देते हैं, नॉर्मल सेल्स को कैंसरियस सेल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, राइट। तो अब हमने क्या किया, साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस था उसको डिसआर्म कर दिया, फिर उसके बाद तो अब जो हमारा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस है वो यूज़ होता है एज अ वेक्टर, जो हमने जो जीन ऑफ इंटरेस्ट डालना है वो उसको उसके अंदर डालने के लिए यूज़ हो जाता है अब, ठीक है, क्योंकि हमने उसको डिसआर्म कर दिया तो अब हम उसको यूज़ कर सकते हैं। पर इसकी एक लिमिटेशन है कि ये डाइकॉट्स में ही सिर्फ काम कर सकता है, ये मोनोकॉट्स में काम कर ही नहीं सकता, तो वीट एंड कॉर्न जैसे प्लांट्स पे ये काम नहीं कर सकता, ठीक है, ये एक इसकी लिमिटेशन है, राइट। अब आता है हमारे पास में कॉम्पिटेंट होस्ट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन विद रिकॉम्बिनेंट DNA। अब हम क्या करते हैं, जैसे मैंने बोला था कि ट्रांसफॉर्मेशन करवानी है, यानी कि अब जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको होस्ट DNA के अंदर डालना है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, बैक्टीरिया को उसके लिए कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि DNA क्या है, हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, तो वो सेल वॉल से पास नहीं कर पाएगा, है ना। मतलब बहुत कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं उसको अपनी जर्नी में, ठीक है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, बैक्टीरिया को ही कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा, बैक्टीरिया को ही ऐसा बनाना पड़ेगा कि वो ले ले, ठीक है, खुद ही ले ले, मतलब DNA ले ले। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा वो है बैक्टीरिया है उसको पहले हम बहुत ज़्यादा मतलब आइस में डाल देंगे, देन उसको 42 डिग्री सेल्सियस पे डाल देंगे, मतलब उसको क्या करेंगे, पहले हम उसको आइस शॉक देंगे, देन उसके बाद हम उसको हीट शॉक देंगे अचानक से, ठीक है, जिसकी वजह से वो पागल हो जाएगा, उसको समझ नहीं आएगा कुछ, और जो भी उसके आसपास पड़ा होगा वो उसको अंदर ले लेगा, ऐसा होता है, ठीक है। अब हमने क्या किया, पहले तो उसको आइस का ट्रीटमेंट दिया, देन उसको 42 डिग्री सेल्सियस दे दिया, और कोई भी डाइवेलेंट कैटायन हम उसके अंदर डाल देंगे, जैसे आ गया हमारे पास में Ca2+, ठीक है। तो वो क्या करेगा, जो हमारा DNA पड़ा हुआ है, जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जो पड़ा हुआ है, वो उसको एनगल्फ कर लेगा, वो उसको अपने अंदर ले लेगा, उस प्लाज्मिड को। तो प्लाज्मिड अपने आप रेप्लिकेट कर सकता है, तो जब प्लाज्मिड उसके अंदर जाएगा बैक्टीरिया के अंदर, तो वो अपने आप रेप्लिकेट कर सकेगा, है ना। तो उसके बाद वो उसके अंदर एक्सप्रेस भी हो सकता है, राइट। तो ऐसे ही करके हम उसको कॉम्पिटेंट बनाते हैं और जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो करवाते हैं, ठीक है। अब हमारे पास और भी टेक्निक्स हैं, जैसे माइक्रो इंजेक्शन हो गया, ये मोस्टली उसमें यूज़ होता है, एनिमल सेल में यूज़ होता है माइक्रो इंजेक्शन, ठीक है।
तो माइक्रो इंजेक्शन से हम क्या करते हैं, जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो उसके अंदर लेते हैं और उसको सीधे जाकर वहाँ उसके जीनोम के अंदर डाल देते हैं, ठीक है, मतलब डायरेक्टली। पर ये इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि जिसको हमें डालना है वो हमें दिख नहीं रहा। माइक्रो इंजेक्शन खुद बड़ा माइक्रो है, तो वो भी हमें दिख नहीं रहा, तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, ठीक है। अब आती है हमारे पास जीन गन या फिर बॉलिस्टिक्स। इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे पास प्लांट्स हैं उनको इससे वो करवाते हैं, क्योंकि प्लांट्स के अंदर सेल वॉल होती है, सेल वॉल के अंदर से जाना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो हम इसलिए उसके लिए हम इंसर्ट करवाने के लिए जीन गन यूज़ करते हैं, जो सीधे उसको अंदर डाल दे, ठीक है। इसमें माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं गोल्ड और टंगस्टन के, जिसके साथ में हमने डीएनए को कोट किया होता है, जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको कोट किया होता है, और वो जाकर सीधे अपना वार करता है जहाँ पर भी करना होता है, ठीक है। अब क्या होता है हमारे पास में मेन जो प्रोसेसेस आ गई रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। सबसे पहले आता है हमारे पास में आइसोलेशन, देन आता है फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए। फ्रेगमेंटेशन में वही आता है, मैं बताती हूँ, रुक जाओ। आइसोलेशन आता है, देन फ्रेगमेंटेशन आता है, फिर आता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस जो हैं उनकी वजह से, हाँ यही कह रही थी मैं, फ्रेगमेंटेशन होती है ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, आइसोलेशन ऑफ अ डिज़ायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट। अब जब हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाई थी तो उसके अंदर हमने सबको, सारे डीएनए हमारे पास अलग अलग आ गए फ्रेगमेंट्स, तो वहाँ से हमने आइसोलेशन की किसकी, डिज़ायर्ड डीएनए की, ठीक है, जो डिज़ायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट की, ठीक है, जहाँ पर वो जीन प्रेजेंट था जो हमें चाहिए। उसके बाद होता है लाइगेशन ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट इनटू अ वेक्टर, वही डीएनए लाइगेज की हेल्प से। देन ट्रांसफरिंग द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट, और उसके बाद कल्चरिंग द होस्ट सेल्स इन मीडियम एंड लार्ज स्केल एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ द डिजायर्ड प्रोडक्ट। अब जब हम करते हैं आइसोलेशन, तो जो हमारा, इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे पास जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर हमें बड़ा अच्छा दिख रहा है इसका कैरेक्टर, तो हम सोचते हैं कि इसके अंदर से निकाल लेते हैं वो जीन, है ना। तो अब हमें उसका सेल भी तोड़ना पड़ेगा। अब लाइसोजाइम यूज़ होगा अगर वो बैक्टीरिया है तो, सेलुलेज यूज़ होगा अगर वो प्लांट है तो, काइटिनेज यूज़ होगा अगर वो फंगस है तो, ठीक है। तो ये सब एंजाइम्स जो हैं यूज़ होंगे उसकी सेल वॉल तोड़ने के लिए। फिर उसके अंदर हम जाएंगे, वो वाला जीन उठा के लाएंगे, फिर आगे का प्रोसेस करेंगे। अब हम क्या करते हैं, अब जो हमारा जैसे सॉल्यूशन था जिसके अंदर हमने काइटिनेज या ये सब डाले, ठीक है, तो उसमें हमने अब क्या किया, अब हमने डाला आरएनएज, फिर डाला प्रोटीएज, कि वो बाकी की जो साइड में आरएनए प्रेजेंट है या फिर प्रोटीन्स प्रेजेंट है उनको भी मार दे, और जो बचे वो हमारे पास कौन हो, डीएनए हो, ठीक है। अब डीएनए जब हमारे पास बच गया तो उसको हमने स्पूलिंग से बाहर निकाला, स्पूलिंग से उसको सेपरेट किया, ठीक है। ये नीट का क्वेश्चन है स्पूलिंग वाला, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ग्लास, मतलब स्पूलिंग होता है क्या, ग्लास रॉड लेते हैं और उसके अंदर से हम अलग कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये सॉल्यूशन बना कैसे था, हमने बनाया कैसे था, चिल्ड इथेनॉल डाला था उसके, जैसे हमने लिए कुछ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जिनका बड़ा अच्छा करेक्टर जो था, फिनोटिपिक करेक्टर बड़ा अच्छा सा था, उनको हमने लिया, उनको हमने डाला टेस्ट ट्यूब के अंदर, फिर हमने डाला चिल्ड इथेनॉल, फिर हमने डाला उसके अंदर काइटिनेज, सेलुलेज या फिर लाइसोजाइम, ठीक है, फिर हमने डाला आरएनएज, प्रोटीएज, फिर हमने क्या किया, स्पूलिंग से अपना जो डीएनए था उसको रिमूव कर लिया, ठीक है। अब जो चिल्ड इथेनॉल है उसको डालने की वजह से जो डीएनए था उसने उसके साथ रिएक्ट किया चिल्ड इथेनॉल के साथ, और वो मलाई जैसा, मलाई पता है क्या होता है, थ्रेड्स, गंदे से नहीं, फाइन थ्रेड्स की तरह वो दिखना शुरू हो गया, ठीक है, वाइट कलर का, ओके। अब हम करते हैं कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशंस विद द हेल्प ऑफ क्या, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, ठीक है। उसके बाद उसे हम जोड़ देते हैं अपने वेक्टर के साथ डीएनए लाइगेज की हेल्प से, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास में एम्प्लीफिकेशन। अब यहाँ पे हमने क्या बना लिया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिया। रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है, वेक्टर प्लस एलियन डीएनए, ठीक है। अब यहाँ तक हमारा आरडीएनए बन गया है। अब हम क्या करेंगे, उसकी एम्प्लीफिकेशन करेंगे, उसको बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। तो इसकी 3 प्रोसेसेस होती हैं, डीनेचुरेशन, एनीलिंग और एक्सटेंशन, ठीक है। अब इन तीनों को हम कंबाइनली बोलते हैं पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, डिस्कवर्ड बाय कैरी मुलिस, ठीक है। अब क्या होता है, ये क्या कहते हैं हम,
हाई टेम्परेचर पे करवाते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा अब हमें इसको क्या करवाना है, रेप्लिकेट करवाना है, तो डीएनए पॉलीमरेज यूज़ होगा। तो डीएनए पॉलीमरेज हम किसका लेते हैं, थर्मस एक्वेटिकस का, इसलिए हम उसको कहते हैं टाक पॉलीमरेज। थर्मस एक्वेटिकस है एक हमारे पास में बैक्टीरिया जो हाई टेम्परेचर पर सर्वाइव कर सकता है, इसलिए जो उसका डीएनए पॉलीमरेज है वो भी हाई टेम्परेचर पर सर्वाइव कर सकता है। और बाकी जो हमने पढ़ा हुआ है कि एंजाइम्स जो हैं हाई टेम्परेचर पर वो डीनेचुरेट कर जाते हैं, है ना। तो इसीलिए हम यूज़ करते हैं थर्मस एक्वेटिकस का डीएनए पॉलीमरेज। तो फिर बार बार हम ये प्रोसेस करवाते हैं और बहुत सारे हमारे पास में कॉपीज़ जो हैं वो बनकर तैयार हो जाती हैं। इसकी प्रोसेस क्या थी, मतलब सीक्वेंस क्या था, डीनेचुरेशन, एनीलिंग और एक्सटेंशन। डीनेचुरेशन, एनीलिंग, एक्सटेंशन, ठीक है, DAE, ठीक। इसका सीक्वेंस पूछते हैं बहुत बार नीट में, ओके। उसके बाद हम आते हैं इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट सेल। अब यहाँ पर वही हमारे पास ट्रांसफॉर्मेंट है या नहीं है वो पता लगाने के लिए सिलेक्टेबल मार्कर यूज़ होते हैं एंड ऑल दैट, वही सब बताया गया है, ठीक है। और बहुत सारी टेक्निक्स तो मैंने पहले ही डिस्कस कर ली जिनकी वजह से हम उसको इंसर्ट करवा सकते हैं। उसके बाद आता है मेन, कर क्यों रहे थे हम ये काम, ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर एक लाइन है, इफ़ एनी प्रोटीन एनकोडिंग जीन इज़ एक्सप्रेस्ड इन अ heterologous host it is called as recombinant protein, ओके। और इकोलाई में इंटरफेरॉन्स जो होते हैं वो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन की एग्जांपल है। ये पता नहीं एनसीईआरटी में है या नहीं, मैंने एक्स्ट्रास में लिखा है, ठीक है। अच्छा, तो अब हमें जो प्रोडक्ट है वो लेने के लिए उसको बहुत लार्ज मात्रा में अपना बनाना पड़ेगा, मतलब जो भी हमारा रिकॉम्बिनेंट वो है ऑर्गेनिज्म है ना। उसके लिए हम यूज़ करते हैं बायोरिएक्टर्स। उनकी वॉल्यूम होती है, उनकी लार्ज वॉल्यूम्स होती हैं, और उसके अंदर हम 100 to 1000 लीटर्स का कल्चर जो है वो प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। अब जो बायोरिएक्टर्स हैं वो मोस्ट कॉमनली हमारे पास में स्टरिंग टाइप के यूज़ होते हैं, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, ऊपर से मीडियम जो है ऐड करते जाते हैं, नीचे जो ओल्ड मीडियम होता है वहाँ से जो प्रोडक्ट है हम निकालते जाते हैं, ठीक है। तो जो स्टरिंग टाइप के बायोरिएक्टर हैं वो भी हमारी एनसीईआरटी में दो पिक्चर्स हैं, सिंपल स्टर्ड बायोरिएक्टर और दूसरा है स्पार्स्ड स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर, ठीक है। उसके बाद क्या होता है हमारे पास में डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। इसमें हम क्या करते हैं, रिमूवल ऑफ रुको मैं बताती हूँ। सबसे पहले तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आया है। सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन के लिए यूज़ होती है हमारे पास कौन सी प्रोसेस, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम रिमूवल ऑफ इनसॉल्युबल्स, जो कि उसमें सॉल्युबल नहीं है सब्सटेंस, वो सब निकाल देते हैं, मतलब इम्प्योरिटीज़ एंड ऑल दैट, ठीक है। उसके बाद हम प्रोडक्ट की आइसोलेशन करते हैं, देन प्रोडक्ट की प्यूरिफिकेशन करते हैं, देन प्रोडक्ट की पॉलिशिंग करते हैं। पॉलिशिंग में वो सब आ जाता है, पैकिंग एंड ऑल दैट, ठीक है। उसके बाद हम इसको मार्केट में सेंड कर देते हैं, ओके। और यहाँ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। ओके, बाय बाय।